हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सिस्टमैटिक्स एज अ प्रोफेशन कि सिस्टमैटिक्स जो है इसको आप एज अ प्रोफेशन कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़। तो प्रोफेशनल टेक्सोनमिस्ट जो हैं इनके लिए पोजीशन या पोस्ट जो है ये म्यूज़ियम के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं। और वेल ट्रेंड टेक्सोनमिस्ट जो होता है वो इतना वेल क्वालिफाइड होता है कि वो ज़ूलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स जो है वो पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास जो है ज़ूलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ठीक है, इनके जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड होता है, ब्रॉड बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसके पास इन जो रेलेवेंट फील्ड्स होती हैं इनके बारे में, ठीक है। लेकिन कुछ जो है दीज आर स्पेशलिस्ट जो हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड जो होती है उसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है। एंड फॉर लैक ऑफ टाइम दे आर अनएबल टू एक्वायर। सो एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं वो हैव डन द सेम फॉर साइकेडाज एंड ग्रासहॉपर्स, पर्टिकुलरली इन्हीं जो स्पेसिमेंस हैं इनके ऊपर वो काम करते हैं। और इकोलॉजिस्ट जो हैं ये अपनी जो इकोलॉजिकल रिसर्च है इसको जो है डिफरेंट डायमेंशन देने के लिए ये जो टेक्सोनोमिक स्टडीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनके ऊपर भी फोकस करते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। सो ऑल टेक्सोनोमिस्ट्स हैव अ ब्रॉड इंटरेस्ट इन बायोजियोग्राफी और मेजर कंट्रीब्यूशन जो है बायोजियोग्राफी के अंदर ये मेनली टेक्सोनोमिस्ट्स की तरफ से ही है। और टेक्सोनोमिक कैरेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ही होता है या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं। नो, every kind of manifestation of the genotype, there is a continuous transgression of the borders between taxonomy, physiology, behavior, genetics, biochemistry and so forth. So कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकें, या आइडेंटिफिकेशन में all of the characteristics that are helping you to identify different species उनको हम कहते हैं taxonomic characteristics. So next is the training of the taxonomist. So अब जो है रेगुलर कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं टू स्टडी द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। लेकिन यंग टेक्सोनमिस्ट जो हैं पहले वो एज एन अप्रेंटिस जो है वो किसी एक मास्टर जो है उसके पास जाके टेक्सोनॉमिक जो वर्क है, मेथड्स हैं, उनको सीखते थे। टेक्सोनॉमी जो है इसमें टेक्सोनमिस्ट डिमांड अ प्रोफेशनली साउंड टेक्सोनॉमिक वर्क, दैट्स वाई अप्रेंटिसशिप जो है ये सफिशेंट नहीं है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें रेगुलर कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं related to the methods and principles of taxonomy. One expects from the well-trained taxonomist a broad knowledge of zoology, ठीक है, thorough knowledge of comparative morphology of the group. मसलन अगर कोई सिस्टमैटिक्स जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहा है दैट इज़ एन एनिमल से, तो उसको उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक मॉर्फोलॉजी है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और ज़ूलॉजी की जो फील्ड है इससे रेलेवेंट उसके पास ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप का उसको भी स्टडी करते हैं, इसलिए आपके पास एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और जेनेटिक्स की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ही मस्ट बी वर्स्ड इन स्टैटिस्टिकल मैथड्स एंड इफ़ पॉसिबल इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कि स्टैटिस्टिकल मैथड, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं ये उसको यूज़ करना आने चाहिए, और कंप्यूटर जो है वो भी यूज़ करना आना चाहिए। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर पे ही रन होगा। One might add incidentally that a broad knowledge of the classification of animals should be not merely used. So हम ये कह सकते हैं कि जो एक सिस्टमैटिस्ट है उसके पास बायोलॉजी से रेलेवेंट जो है वो तमाम नॉलेज जो है उसको होना चाहिए। अगर जोलॉजिस्ट है, जोलॉजी से रेलेवेंट बेसिक नॉलेज जो है उसको पता होना चाहिए, इररेलेवेंट ऑफ द फील्ड, रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड कि किस में वो स्पेशलाइज कर रहा है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सिस्टमैटिक zoologists ऑफ मोस्ट कंट्रीज हैव देयर ओन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं
American Ornithologists Union, that is concerned with birds, the Entomological Society of America, that is concerned with the systematic studies of insects, or the Lepidopterist Society. Among the insects, this society is particularly concerned with the systematic studies of order Lepidoptera, butterflies and moths. All aspects of animal taxonomy are represented in the Society of Systematic Zoology. Means जो Systematic Zoology, Society of Systematic Zoology है, इसमें आप irrelevant of the group of organism तमाम animals जो हैं इनकी taxonomic studies जो है इन पे काम कर सकते हैं. The only broad systematic society in this country. Next is a comparable organization in Great Britain is the Systematists Association. ठीक है, और इसमें भी आप जो हैं वो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रेलेवेंट जो सिस्टमैटिक स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप पब्लिश करा सकते हैं. As far as general systematics is concerned, much relevant material is also published in the journals Evolution, American Naturalist and Ecology, and in Great Britain, Journal of Linnean Society of London. So these are the professional organizations that are concerned with the systematic studies of different groups of living organisms. Some are very specific and some have a broad scope. Next is the future of systematics. अब अगर हम रिसेंट डेकेड्स जो हैं उनके अंदर सिस्टमैटिक्स की एडवांसेस को देखें तो सिस्टमैटिक्स जो हैं उनको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज और हर फील्ड. सो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन पुट इट वेरी वेल व्हेन ही सेड दैट सिस्टमैटिक्स क्या है, इज़ एट द सेम टाइम द मोस्ट एलिमेंट्री एंड द मोस्ट इंक्लूसिव पार्ट ऑफ zoology. ठीक है, मोस्ट एलिमेंट्री बिकॉज animals cannot be discussed or treated in a scientific way until some taxonomy has been achieved. ठीक है, एलिमेंट्री किस तरीके से कि एनिमल्स जो हैं उनको आप तब तक डिस्कस नहीं कर सकते, उन पे आप तब तक काम नहीं कर सकते, तब तक आप अप्लाइड की तरफ नहीं लेके जा सकते जब तक आपके पास उनका बेसिक नॉलेज ना हो. और बेसिक नॉलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसकी क्लासिफिकेशन. And most inclusive because systematics in its various branches gathers together, utilizes, summarizes and implements everything that is known about animals. ठीक है, whether morphological, physiological, psychological or ecological. Inclusive से मुराद ये है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से रेलिवेंट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस स्पीशीज़ की जो मॉर्फोलॉजी है वो आपको पता होगी. ठीक है, किसी और जो स्पीशीज़ है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसको आपने क्लासीफाई करना है, सबसे पहले आप उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि ये किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा है. ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं, मतलब ये सारी जो फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी है इनकी इंफॉर्मेशन आपको इस एक जो फील्ड है इसके अंदर मिल सकती है. There will always be a need for the ordering and classifying activities of the taxonomist, even if society should unexpectedly stress increasingly the applied aspects of science. So हम कह सकते हैं कि आज हम फोकस करते हैं कि हम अप्लाइड की तरफ जाएं, अप्लाइड एस्पेक्ट जो है उसको स्टडी करें, हम हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको अप्लाई करें अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. सो आप जिस भी लेवल पे चले जाएं, आपको जो बेसिक है क्लासिफिकेशन या जो आइडेंटिफिकेशन है, ऑर्डरिंग है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी बिकॉज स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक कितनी ऐसी स्पीशीज़ जो कि आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं.